नमस्कार स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी तक इंडियन पॉलिटी में लगभग कवर कर लिया है सिलेबस। कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो है लोकपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो लोकपाल हम लोग शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट। हाँ, देखिए लोकपाल, तो ये लोकपाल क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है? तो ये एक्चुअल में जो लोकपाल होता है ये ओम्बुड्समैन, ये एक शब्द है और बात है 1809 की। 1809 में स्वीडन में, 1809 में कौन सा कंट्री? स्वीडन, यूरोप का कंट्री। स्वीडन में विश्व का पहला ओम्बुड्समैन स्थापित किया गया था। स्वीडन में विश्व का पहला ओम्बुड्समैन स्थापित किया गया था। ओम्बुड्समैन स्थापित किया गया। तो जो अब हम आपको बताने वाले हैं, जो लोकपाल है ना, ये भारत का जो लोकपाल है ये ओम्बुड्समैन का ही भारतीय संस्करण है। लोकपाल इज इंडियन वर्जन ऑफ द ओम्बुड्समैन। तो जिसको हम स्वीडन में ओम्बुड्समैन कहते हैं उसको भारत में क्या बोलते हैं? उसको भारत में लोकपाल कहते हैं। क्लियर? अब इस ओम्बुड्समैन का मीनिंग क्या है? तो जो ओम्बुड्समैन का मीनिंग होगा वही लोकपाल का मीनिंग हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ओम्बुड्समैन शब्द है ये स्वीडिश लैंग्वेज का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? स्वीडिश का। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जन शिकायतों को सुनने वाला। जो आम जनता की शिकायतें होती है, कंप्लेन होती है, उनको सुनता है। तो जन शिकायतों को सुनने वाला, इसका मीनिंग ये होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकपाल क्या करेगा। लोकपाल क्या करेगा? जो जन शिकायतें होंगी उनको सुनेगा। क्यों भाई? और जो काम लोकपाल का वही ओम्बुड्समैन का है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो भारत में एक पर्सन हुए एल.एम. सिंघवी। इनका नाम तो आप सब जानते ही हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया था तो भी आपको बताया था। एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी इनका पूरा नाम था। और इन्होंने 1963 में, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। लोकपाल का जो शब्द है ये इन्होंने दिया था। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना हुई। और अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के ही क्वेश्चन पीसीएस से पूछा गया था। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये इसके अध्यक्ष थे। की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई के मंत्री बन जाने पर फिर इनके अध्यक्ष चेंज हो गए। तो जब मोरारजी देसाई मंत्री बन गए, है ना, तो यहां से हट गए, तो इनकी जगह पर कौन आ गया? इनकी जगह पर आ गए के हनुमंतैया। के हनुमंतैया। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। जब ये मंत्री बन गए तो ये पद खाली हुआ, तो इनकी जगह पर कौन आ गए? के हनुमंतैया। अब इस आयोग ने अपना जो रिपोर्ट दिया था वो 1968 में दिया था। अब कहेंगे सर इस रिपोर्ट का क्या काम है, लोकपाल से क्या काम है? काम है तभी तो बता रहे हैं। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, बाद में उनके मंत्री बनने के बाद के हनुमंतैया को
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 1968 में। अब क्या होगा ये आपको समझना है। तो आयोग की सिफारिश पर, है ना, यही जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, आयोग की रिकमेंडेशन पर, की सिफारिश पर मई 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लोकपाल की स्थापना के लिए लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया। तो जो भारत में लोकपाल की रिकमेंडेशन की गई वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की और इसी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने मई 1968 में लोकपाल की स्थापना के लिए लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया। अब यहां से मामला और आगे देखते हैं। लेकिन ये बिल फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा और 10 बार ये बिल लाया गया, है ना, 10 बार ये बिल लाया गया और फिर दिसंबर 2011 में अंतिम बार लाया गया। दिसंबर 2011 में अंतिम बार आया, इसका मतलब अब ये पास हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम बार लाया गया, इसका मतलब ये हो गया पास। तो पास हुआ भाई। अब पास होने से होगा क्या? लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक इसका नाम दिया गया। अब ये जो लोकायुक्त होता है ये राज्यों में होता है, ठीक है। लोकायुक्त विधेयक यानी बिल, विधेयक 2013, ये 2013 का है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकपाल से संबंधित बिल था वो कब का था? 2013 का था। और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दे दी। और जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे तो ये बिल क्या बन गया होगा? कानून। स्वीकृति दे दी और अब ये बन गया कानून। क्लियर? तो लोकपाल व लोकायुक्त जो बिल था वो बन गया अब अधिनियम, अधिनियम 2013। अब भारत में जो लोकपाल बनेगा वो इसी अधिनियम के तहत, इसी कानून के तहत बनेगा। तो ये एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। क्लियर? तो इसकी क्या है विशेषताएं, है ना, सैलिएंट फीचर क्या है? तो शॉर्ट में हम यहाँ पर आपको बताते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसमें कहा गया कि लोकपाल एक संस्था है जिसमें कौन कौन लोग होंगे? तो जिसमें एक सभापति होगा और इसके अलावा 8 सदस्य होंगे, यानी 1 + 8। तो ये एक क्या होगा? सभापति, चेयरपर्सन, और ये 8 क्या होंगे? इसमें सदस्य होंगे। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषताओं में पहली विशेषता हमने आपको बताई। लोकपाल क्या होगी? एक संस्था होगी और इस संस्था में टोटल कितने मेंबर होंगे? तो टोटल 9 मेंबर होंगे, इसमें एक सभापति और 8 अन्य सदस्य होंगे। अब इनकी योग्यताएं क्या होंगी? तो इसमें अगला पॉइंट बता दे रहे हैं, इस अधिनियम में इनकी योग्यताएं दी गई हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, तो जो सभापति होगा यहां पर, लोकपाल कोई आदमी नहीं है, कोई एक पद नहीं है, ये क्या है? एक संस्था है। इस बात को याद रखना है। तो इसमें जो सभापति होगा उसके लिए योग्यता क्या होगी? मतलब इसमें ऐसा व्यक्ति सभापति यहां पर बनाया जाएगा जो या तो सुप्रीम कोर्ट का सीजे हो, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो? चीफ जस्टिस, या सीजे रह चुका हो, सीजे रह चुका हो, चीफ जस्टिस रह चुका हो। एक बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में या तो न्यायाधीश हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो? न्यायाधीश हो, यानी न्यायमूर्ति हो, या न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश रह चुका हो। ओके। और तीसरी बात यहां पर समाज का प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति हो, है ना, हमारे सोसाइटी का, समाज का
प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति हो, एमिनिएंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें सभापति के लिए 3 क्वालिफिकेशन में से कोई एक हो, ये तीनों हो ये जरूरी थोड़ी ना है, इनमें से कोई एक हो। क्लियर? और देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो सदस्य हैं 8 है ना, 8 क्या है सदस्य, तो इनमें से जो आधे सदस्य होंगे यानी 4, 1/2, तो और 1/2 इधर बचे यानी 4। तो जो इसके आधे सदस्य होंगे वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हों, ऐसे व्यक्ति जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हों। मतलब है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो अथवा हाई कोर्ट का जज हो, है ना, इस तरीके का होना चाहिए। तो जुडिशियल जो बैकग्राउंड हो जिसकी वो हो गए। और इसमें यह जो 4 हैं SC, AST, OBC और महिला वीमेन, और जो अल्पसंख्यक वर्ग हो उससे एक व्यक्ति का सदस्य होना चाहिए, यहां से एक सदस्य होना चाहिए, होना चाहिए मैं लिख रहा हूं, कंपलसरी की बात यहां पर नहीं कही गई है। क्लियर? अब इन लोगों की एज, अगर हम एज की बात करें तो अगला जो यहां पर क्वालिफिकेशन में होगा, इनकी जो अवस्था होगी, एज होगी, तो मिनिमम एज की बात कही गई है 45 ईयर्स, ये होनी चाहिए, 45 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, और इसमें क्वालिफिकेशन में क्या दिया, 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अब इनकी जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, उसके लिए नियुक्ति कैसे होगी, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, कॉलेजियम की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा, मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, बट किसकी सिफारिश से, कॉलेजियम की सिफारिश होनी चाहिए। अब ये जो कॉलेजियम होगा, ये कॉलेजियम में कौन कौन होंगे, ये बात यहां पर आपको जाननी जरूरी है। कॉलेजियम में कौन कौन होगा भाई, ये तो यहां जानना जरूरी है। तो कौन कौन होगा कॉलेजियम में, आइए इसकी भी बात करते हैं। तो यहां पर मैं अलग से बता रहा हूं, कॉलेजियम, लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनेगा उसमें कौन कौन होगा, आइए इस बात को हम समझते हैं। इसमें एक तो PM होंगे, कौन होगा, PM, और ये कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे, ये इस कॉलेजियम के क्या होंगे, अध्यक्ष। और जहां पर PM शामिल हो जाए तो फिर राष्ट्रपति का कोई वही नहीं, तो फिर तो फॉर्मेलिटी रहेगी ना। राष्ट्रपति का तो काम क्या है, जो ये कॉलेजियम कह देगा वही मान लेना होगा। क्लियर? और इसके अलावा कौन कौन होंगे, और कौन कौन होंगे, देखो इसके अलावा कौन कौन होंगे, इसके अलावा होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। और कौन होगा इनकी कॉलेजियम में, लोकसभा अध्यक्ष, ये होंगे इस कॉलेजियम में। और कौन होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था, संसद पढ़ाया था, ये बताया था विपक्ष का नेता कौन होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन हाउस ऑफ द पीपल, है ना। लीडर कौन, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। और इसके अलावा और कौन होगा कॉलेजियम, बहुत लोग हैं कॉलेजियम में।
तो इसमें होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अन्य व्यक्ति, ये भी इस कॉलेजियम में शामिल होंगे। क्लियर? तो इतने लोग इस कॉलेजियम में होंगे, एक ग्रुप होगा और इनकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति मतलब इनकी सलाह से ये जिसको रिकमेंड करेंगे उसी को यहां पर लोकपाल नाम की संस्था में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या चीजें यहां पर हम लोग देखने वाले। अब इसमें जो इनके हम लोग दर्जा की अगर बात करें, इनका दर्जा क्या होगा, तो दर्जा में हम सबसे पहले बात अगर करें इनके अध्यक्ष की, सॉरी जो सभापति होते हैं लोकपाल संस्था में, जो सभापति होते हैं उनका जो स्टेटस होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, सीजेआई के समान होता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हीं के समान इनका दर्जा होता है। और जो यहाँ पर सदस्य होते हैं इनका दर्जा क्या होगा, तो इनका दर्जा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, न्यायाधीशों के समान, इनके समान इनका दर्जा होगा। क्लियर? तो जो सभापति होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान उनका स्टेटस होगा, और जो उसके अन्य मेंबर होंगे लोकायुक्त के, लोकपाल के, तो उसमें उनका जो दर्जा होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इक्वल होगा। अब बात करें इनके टेन्योर की, कार्यकाल की, तो कार्यकाल के बारे में 5 वर्ष / 70 वर्ष, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हम बार बार आपको बता चुके हैं। जब हम ऐसे लिखें 5 वर्ष / 70 वर्ष, इसका मतलब क्या होता है, 5 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है। नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होगी? 5 वर्षों के लिए। लेकिन अधिकतम कितने अवस्था तक काम करेंगे? 70 वर्ष तक। अधिकतम ये 70 वर्ष तक काम कर सकते हैं। अब इनमें से जो पहले पूरा हो जाए, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए उसी के आधार पर ये हट जाएंगे, जो पहले पूरा हो जाए। क्लियर? उसी के आधार पर ये हटेंगे। तो ये हो गया। अब यहां पर एक नोट मैं आपको बता देता हूं, 1-2 बातें आप यहां अलग से जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होता है। तो इसमें 2-3 बातें यहां पर आपको मैं बताऊंगा। पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं हो सकती है। एक बार अगर इनको नियुक्त किया गया दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, पुनर्नियुक्ति नहीं। अब ऐसा क्यों किया गया अभी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, ये सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। यानी रिटायरमेंट के बाद क्या लिख दें इसको, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेंगे के पश्चात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तभी तो ये स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाएगा। मतलब इनको जांच करनी है तो ये तभी जांच कर पाएंगे, तभी जांच करा पाएंगे जब ये स्वयं स्वतंत्र हों। और अगर इनके लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान होता तो कार्यपालिका इनको कह सकती थी कि ठीक है आप हमारी बात मानिए तो हम तुम्हें दोबारा इसी पद पर नियुक्त करा देंगे। क्यों? क्योंकि उस कॉलेजियम में कार्यपालिका ही तो होती है, पीएम होते हैं उसमें। क्लियर? तो इनको दबाव में लिया जा सकता था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये निष्पक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक काम करें, और ये तभी करेंगे जब इनको बार्गेन करने का कोई स्कोप ना हो। इनको लालच दिया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनको एक ही बार नियुक्त किया जाएगा और अगर रिटायर हो गए तो इन्हें कहीं पर भी लाभ का पद धारण करने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें इनको स्वतंत्रता प्रदान करता है। और ना ही ये कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, एक पॉइंट और लिख लो, ना ही ये कहीं चुनाव लड़ सकते हैं।
ना ही किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर? तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। गुड, आगे बढ़ते हैं, और भी बातें इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इनके अगर रिमूवल की बात की जाए कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो बिल्कुल इनको वैसे ही हटाया जाएगा, मतलब जैसे आपको बताया था ना, जो संघ लोक सेवा आयोग थे उनके सदस्य और अध्यक्ष कैसे हटाए जाते थे। हटाते राष्ट्रपति ही थे, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटा पाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, इनके ऊपर जो आरोप लगाए जाएंगे तो उनकी जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद अगर इनको दोषी पाते हैं तब राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा इनको हटाएंगे। यानी जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल नाम की संस्था है, उनके सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। एक तो इनके हटाने का ग्राउंड क्या है, आधार क्या है, तो आधार मिसबिहेवियर, कदाचार, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कदाचार, और दूसरी बात अक्षमता, इनकैपेबिलिटी, अक्षमता मतलब वो कार्य करने में अब कैपेबल नहीं है। तो और अगर कोई इन्होंने मिसबिहेवियर किया और वो प्रूव हो गया, ठीक है, तो इस आधार पर इनके हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। तो प्रस्ताव कैसे लाया जाता है हटाने का, ये समझो। तो प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, तो इस संदर्भ में संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। क्लियर? अब क्या होगा कि प्रस्ताव रखने से हट जाएंगे ये? नहीं। अब क्या होगा, राष्ट्रपति अभी इनको हटाएंगे नहीं, अभी नहीं हटाएंगे। अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस प्रस्ताव की जांच करवाते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस प्रस्ताव की जांच करवाते हैं। प्रस्ताव की जांच होगी, जांच करवाते हैं। इस जांच में सुप्रीम कोर्ट यदि ये पाते हैं कि इनके ऊपर जो जिस ग्राउंड से, जिस आधार पर इनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया वो आधार सही है, अर्थात कदाचार किया है या ये इनकैपेबल हो गए हैं, तो अगर जांच में सुप्रीम कोर्ट ये पाते हैं कि ये इन्होंने कदाचार किया है या ये इनकैपेबल हो गए हैं, तो जांच करवाते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन पर लगा आरोप सही है, लगा आरोप सही है। तो जैसे ही आरोप सही हो गया तो अब राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा इनको हटा देंगे, या जिस समय जांच चल रही होती है, जांच के दौरान, है ना, जब जांच चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम तक राष्ट्रपति इनके सदस्य या सभापति को निलंबित भी कर सकते हैं। जांच के दौरान निलंबित भी किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। और जब जांच हो गई और जांच में पता चला कि अगर कदाचार का आरोप लगा है और वो सिद्ध हो गया, तो राष्ट्रपति अपने आदेश से इनको हटा देंगे। या अक्षमता का आधार लेकर प्रस्ताव लाया गया हटाए जाने का और वो सिद्ध हो गया कि हाँ ये इनकैपेबल हैं, तो भी हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति अपने आदेश से हटा देंगे। लेकिन जांच जब तक चल रही होगी उस समय तक राष्ट्रपति इन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। क्लियर? बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे लोकपाल की शक्तियां।
उसके पावर की बात करेंगे। तो ये जो अधिनियम बना है लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसमें लोकपाल नाम की जो संस्था है इसको क्या क्या पावर दी गई है, कौन कौन सी पावर मेंशन है, इसको जानेंगे। लोकपाल की शक्तियां क्या है? ये समन जारी कर सकते हैं, शपथ पत्र पर गवाही लेना, गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना। इसके अलावा और भी पावर हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी पावर है? तो जैसे कुछ अन्य पावर, आरोपित अधिकारी का स्थानांतरण का आदेश दे सकता है ना। आरोपित अधिकारी, ध्यान समझना, आरोपित अधिकारी, जिस अधिकारी पर कोई आरोप लगा है तो उस अधिकारी के ट्रांसफर का आदेश भी लोकपाल जारी कर सकता है। क्लियर? और देखो और क्या है, सीबीआई से जांच करवा सकता है किसी अधिकारी की जिसके ऊपर कोई आरोप लगे हैं। इससे जानते हो क्या, भ्रष्टाचार कम होगा। सीबीआई से जांच करवा सकता है, लेकिन सीबीआई इसके कंट्रोल में नहीं होगी, जांच करवा सकता है किसी अधिकारी पर, यदि कोई आरोप लगे तो उससे जांच करवा सकता है सीबीआई से। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय भी होते हैं जिन्हें 3 महीने में मामले का निपटारा करना होता है। ये जो न्यायालय होंगे कितने महीने में निपटारा करेंगे? 3 मंथ्स में। हाँ, विशेष परिस्थितियों में ये मैक्सिमम टाइम निपटारा का 12 महीने भी हो सकता है। वैसे शुरू में 3 महीने में ही न्याय की बात कही गई है, लेकिन किसी परिस्थिति में अधिकतम टाइम 12 महीने ले सकता है। दोषी अधिकारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है ना। जिस अधिकारी पर कोई दोष लगाया गया ना, आरोप लगाया गया, दोषी अधिकारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है, भ्रष्टाचार की, क्लियर, वसूल कर सकता है। और देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, दोषी अधिकारी की संपत्ति कुर्क कर सकता है ना। क्या कर सकता है? दोषी अधिकारी जो होगा उसकी संपत्ति कुर्क कर सकता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं लोकपाल के क्षेत्राधिकार, जूरिसडिक्शन। तो लोकपाल के जूरिसडिक्शन की बात कर लेते हैं, क्षेत्राधिकार। आइए देखते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री भी इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे, लेकिन उनके द्वारा परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध तथा लोक व्यवस्था के बारे में लिए गए निर्णय इसके दायरे में नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जूरिसडिक्शन, केंद्र सरकार के सभी मंत्री और पूर्व मंत्री, यानी केंद्र सरकार के और पूर्व मंत्री, जो पहले मंत्री थे आज नहीं है, ये भी इनकी भी लोकपाल जांच करवा सकता है। अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो लोकपाल संस्था जो है इनके ऊपर भी जांच करवा सकता है और सीबीआई से जांच करवा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो लोकपाल के दायरे में ये सभी मंत्री आते हैं, यानी लोकपाल इनकी भी जांच करवा सकता है। क्लियर? सभी वर्तमान और पूर्व सांसद, सभी सांसद चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो या पूर्व में हो, इस समय ना हो, वर्तमान और पूर्व दोनों। इसका मतलब है कि अगर कोई सांसद है और उसने भ्रष्टाचार कोई किया और उसका कार्यकाल पूरा हो गया और दोबारा वो सांसद नहीं बना, तो वो निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। अगर जांच बैठ गई तो लोकपाल उसको भी घसीट लेगा। क्लियर? तो आपने कभी कोई ऐसा किया, कदम उठाया, तो लोकपाल के दायरे में आएंगे। ओके। अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी, ये तो बड़े खतरनाक होते हैं ना, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी, सेवाओं के सभी अधिकारी वो भी लोकपाल के दायरे में आते हैं।
तो ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती है? आईएएस आपको बताया जा चुका है, आईपीएस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इसके ये अधिकारी खतरनाक होते हैं, है ना। अगर ये करप्शन पे उतारू हो जाए तो ये बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा अधिकारी है और करप्ट है तो लोकपाल उसकी जांच करवा सकता है, लोकपाल के दायरे में ये आते हैं। क्लियर? तो ये पावरफुल अधिकारी हैं, अगर यही गड़बड़ करने लगेंगे तो देश में दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये लोग गड़बड़ ना करें, इसके लिए लोकपाल की जो व्यवस्था है वो की गई है। और आप देखो, अच्छा, ये जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी, सभी में वर्तमान भी आएंगे और पूर्व अधिकारी भी आएंगे, दोनों। वर्तमान यानी जो जॉब इस समय कर रहे हैं और जो जॉब करके रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड भी होंगे वो भी। तो अगर आपने अपने पद के दौरान कुछ करप्शन किया है और रिटायर हो गए, पकड़ में नहीं आए, और बाद में अगर पता चला, शक हुआ, तो लोकपाल आपको घसीट लेगा। क्लियर? लोकपाल बड़ी खतरनाक संस्था है, तो देश में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा कदम है। और आप देखो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाएं अलग होती हैं, केंद्रीय सेवाएं अलग होती हैं, ठीक है। तो केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के सभी अधिकारी और पूर्व अधिकारी, सेवाओं के सभी कैटेगरी, ए कैटेगरी, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, कोई भी हो, सभी श्रेणियों, किसी को नहीं छोड़ा है, सभी श्रेणियों के सभी अधिकारी। तो यहां पर जो सभी का जब मैं बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब है वर्तमान और रिटायर्ड दोनों। अब रिटायर हो चुके तो भी नहीं बचेंगे, वर्तमान और रिटायर्ड, प्रेजेंट में जो है, और जो रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त, वो भी आएंगे, वो भी इसके दायरे में है। और देखो क्या है, संसदीय अधिनियमों से स्थापित सभी संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी और रिटायर्ड भी, यानी संसदीय अधिनियमों से स्थापित सभी संस्थाओं, सभी संस्थाओं के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सब कोई, संस्थाओं के सभी अधिकारी और कर्मचारी, और कौन? रिटायर्ड वाले भी आएंगे, अंडरस्टूड है, रिटायर्ड वाले भी रहेंगे। तो बच नहीं सकते आप लोकपाल की संस्था से। क्लियर? ये काफी अच्छा कदम है ना, करप्शन से लड़ने का ये काफी अच्छा कदम है। और देखो और समझो, इतना ही नहीं, विश्व के किसी भी भाग में कार्यरत भारत सरकार का अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त, यानी विश्व के किसी भी कोने में आप अगर जॉब कर रहे हैं ना, विश्व के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में कार्यरत भारत सरकार का अधिकारी, सरकार का अधिकारी, तो दुनिया के किसी कोने में आप अगर भारत सरकार के अधिकारी हैं, ठीक है, और चाहे आप कोई कर्मचारी हो, ठीक है, और तथा रिटायर्ड भी, सेवानिवृत्त, ये भी दायरे में आएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर हम आपको एक नोट बताते हैं, एक दो नोट यहाँ पर बताते हैं। जैसे पहला नोट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, लोकपाल स्वयं किसी प्रकार की सजा नहीं देता। लोकपाल, क्योंकि ये न्यायालय नहीं है ना, लोकपाल किसी भी प्रकार की सजा नहीं देता।
क्लियर, क्रॉस लगा दिया, मतलब सजा नहीं देता। 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। अगर कोई मामला 7 वर्ष से पुराना हो गया तो फिर उसकी जांच नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा, अगर मिथ्या शिकायत, कोई फॉल्स कंप्लेन करता है, 1 लाख रुपए का पेनाल्टी अथवा 1 वर्ष तक की सजा, ये प्रावधान है। अगर किसी ने झूठ शिकायत कर दी हो, किसी के ऊपर आरोप लगा दिया गया और लोकपाल संस्था ने जांच कर दी और झूठ पकड़ा गया, तो फॉल्स कंप्लेन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 1 वर्ष तक की सजा, ये प्रावधान है। क्लियर। और देखो, और यहाँ पर नोट में 1-2 बातें आपको बताता हूं। लोकपाल सिविल सेवक को 7 वर्ष की सजा दे सकता है, और यदि कोई आपराधिक मामला है और किसी भी व्यक्ति पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और भ्रष्टाचार साबित भी हो रहा है, तो उसे 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो लोकपाल नहीं देगा, मतलब सजा दी जा सकती है उसको। विदेशों से धन प्राप्त करने वाली संस्था, ठीक है, वो इस एक्ट के दायरे में आती है। और इसमें जैसे 10 लाख रुपए से अधिक रुपए का अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है। अगर 10 लाख रुपए से अधिक का कोई ग्रांट प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसकी भी जांच लोकपाल करेगा। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। और देखो, यहाँ पर मैं 2 बातें की, लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये जो लोकायुक्त होता है, ये राज्यों में होता है। क्लियर। तो ये जो बिल है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, तो इसमें लोकपाल के साथ साथ लोकायुक्त के पद की मतलब लोकायुक्त का भी प्रावधान किया गया है। तो इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर सभी राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। ये जो अधिनियम बना है ना, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, ठीक है, इसके लागू होने के, अधिनियम के, लिख लो, लागू होने 1 वर्ष के अंदर सभी राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा। और 1970 में उड़ीसा भारत का पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त के संदर्भ में कानून बनाया था। कौन? उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त के संदर्भ में कानून बनाया था, जबकि 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की नियुक्ति की। तो कानून किसने बनाया लोकायुक्त वाला? सबसे पहले उड़ीसा ने। और सबसे पहले अपने यहाँ लोकायुक्त नियुक्त किसने किया? महाराष्ट्र ने। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। महाराष्ट्र ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की भारत में, पहला ऐसा राज्य है जिसने पहली बार अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की। लेकिन लोकायुक्त का कानून किसने बनाया? तो उड़ीसा ने बनाया। क्लियर। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने लोकपाल और लोकायुक्त को बहुत डिटेल में समझाया। लोकपाल और ओम्बुड्समैन, इन दोनों संस्थाओं में क्या समानता है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। तो जैसा कि हमने बताया कि ओम्बुड्समैन और लोकपाल में कोई अंतर नहीं है। जो लोकपाल है वो ओम्बुड्समैन का इंडियन वर्जन होता है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में नया टॉपिक।